हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज़ CDP के 15 क्वेश्चंस को करते हैं, तो आज भी हम वही 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर है और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इनसे, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं मोस्टली। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ से हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से उसके आगे से क्वेश्चंस को आज हम लेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि आज हमारा 16 क्वेश्चन है। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है? ऑप्शन ए हो जाएगा समता का सिद्धांत, बी हो जाएगा सहानुभूति की संस्कृति, सी हो जाएगा अगम्य इमारतें, डी हो जाएगा हमारा मध्यवर्तन पर प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमसे बाधक पूछा है, तो अगम्य इमारतें, अगर इमारतें अगम्य होंगी मतलब ठीक तरह से नहीं बनी होंगी, तो वो क्या करेंगी? बाधक होंगी हमारी पढ़ाई में या फिर समावेशन में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के विरुद्ध जाता है? ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, बी हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, सी हो जाएगा कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीदें रखना, और डी हो जाएगा हमारा विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। तो जो ऑप्शन 3 है हमारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे इसमें भी क्या पूछा है? विरुद्ध पूछा है, मतलब नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा? ये चीज़ हमें देख के चलनी है, हमसे पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है। क्वेश्चंस बस हमें यहीं पे घुमा देते हैं। बाकी लैंग्वेज अगर हमने समझ ली है तो हम आसानी से क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, बिल्कुल सही है। वो जिस तरीके से बात कर रहा है उसको हम महत्व देंगे। दूसरा है हमारा सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीदें रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है कि चुने हुए बच्चों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सबसे रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे गलत ही पूछा है, विरुद्ध पूछा है ना, तो फिर नेगेटिव पूछा है तो हमें नेगेटिव ही लगाना है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है? ऑप्शन ए हो जाएगा स्वालीनता, बी हो जाएगा वाचन वैकल्य, सी हो जाएगा गतिक दिव्यांगता, और डी हो जाएगा हमारा नेत्रहीनता। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा वो स्वालीनता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाइयों से जुड़ी कौन सी है? स्वालीनता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 19 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? मतलब ऐसे विद्यार्थी जो श्रवण में बाधित है, मतलब सुन नहीं सकते, तो उनके सफल समावेशन में उनको ठीक से पढ़ने लिखने में कौन सी प्रक्रिया उनको बाधा करेगी? पहला ऑप्शन है सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथनकों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा कक्षा में होंठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है हमारा शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना चाहिए। मतलब हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें श्रवण बाधित को सफलता हो, बाधा ना हो, बाधा उत्पन्न हो। सभी हमारे नेगेटिव ही पूछें, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा नेगेटिव ही हमें देखना है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाधा उत्पन्न करता हो वो पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा? शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। मतलब अगर शिक्षक व्याख्यान करेगा, विस्तार पूर्वक बताएगा, तो वो सुन तो पाता नहीं है, तो क्या फ़ायदा होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कुछ। तो यही हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में हमसे पूछा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना, बी हो जाएगा स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, सी हो जाएगा हमारा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, और डी हो जाएगा हमारा उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग करना।
सभी ही आज हमारे क्वेश्चंस नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि हमें इसमें भी आंसर जो है नेगेटिव ही ढूंढना है। तो क्या बोला गया है हमसे, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, सभी के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है। कोई बच्चा किसी तरीके से सोचता है, कोई बच्चा किसी की प्रिपरेशन करता है, तो सभी के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करना है, ना कि समान। तो यही हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा है। ठीक है, सभी को एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सभी एक तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 हमारा कूट वाला क्वेश्चन है, मतलब कथन कारण वाला। इसको देख लेते हैं एक बार। कथन में कहा गया है हमसे, एक शिक्षिका को विद्यार्थी को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। कारण है हमारा, सीखे गए संप्रत्यों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। तो पहला जो हमसे कथन कहा गया है वो बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अवसर देने चाहिए। उसके ज्ञान को मतलब अधिगम को सीखने के लिए क्या करना है, लागू करने के लिए क्या करना चाहिए, अधिगम मतलब अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा भी हमें सही लग रहा है। दूसरे में क्या कहा गया है, सीखे गए संप्रत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से क्या होता है, ज्ञान जो है दीर्घकालीन तक रहता है और गहरा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा होता है, अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ हमें अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, किसी को समझाएं या फिर कहीं पर प्रयोग करें, वो चीज़ हमें देर तक याद रहती है और फिर वो अच्छे से हमें क्या है, याद हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो वही बात कही गई, तो यानी कि हमारे दोनों सही हैं और दोनों क्या है, बात एक ही चीज़ की हुई है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों एक ही बात कही गई होती है, तो हमें क्या लगाना होता है कि आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे इसको किस तरीके से काटना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे बोला गया है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल के सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसमें भी हमें नेगेटिव ही मतलब ऑप्शन पर टिक करना है, किससे बचना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें फोकस करनी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। बी हो जाएगा, जो समझ में नहीं आता है उसे पहचानना। सी हो जाएगा हमारा, उत्तरों का सहज अनुमान लगाना। डी हो जाएगा, आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण। ठीक है, तो किससे बचना है हमें, तो जो ऑप्शन है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि त्रुटियां हमें सीखने में सहायता करती हैं, ना कि हमें उन्हें खारिज करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा कि त्रुटियों को खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को समझाना चाहिए कि आपने जो त्रुटि की है उसको अगली बार ना करें और किस तरीके से उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। 23 में हमसे पूछा गया है, विद्यार्थियों को विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। इसे निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए अनुबंधित करना। बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझाने में मदद करना। सी हो जाएगा, अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना। और डी हो जाएगा, अपने वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों को प्रयोजन को निर्दिष्ट नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, जो विफलता अक्सर अरुचि आती है बच्चों में, उसको किसके द्वारा कम करना चाहिए। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को कार्य को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करनी चाहिए, मतलब ना कि उसको रटने पर जोर देना चाहिए, उसको समझने पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 में हमसे पूछा गया है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब। ऑप्शन ए हो जाएगा, नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। बी हो जाएगा हमारा, विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है। सी हो जाएगा, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। और डी हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, प्रासंगिक हो जाता है, मतलब सीखने की जो प्रभावी प्रक्रिया है वो प्रासंगिक कब हो जाती है,
तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हो जाती है कि विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से सीखें। जब विद्यार्थी किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके अर्थ के अनुसार, उसको सीखने के समझने के अनुसार सीखेंगे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से सीख पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय बताइए, बी हो जाएगा भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए, सी हो जाएगा साइकिल कैसे चलाई जाती है, डी हो जाएगा गोदान उपन्यास के लेखक कौन से हैं। तो ऑप्शन हमें वो ढूंढना है जिसमें प्रतिक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण बताना है। ठीक है, मतलब जो बच्चे सोच के बता सकें, जिसमें बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर सकें। तो क्या हो जाएगा हमारा प्रतिक्रिया, जिसमें प्रतिक्रिया की जाए। ठीक है, मतलब जो काम करके बताया जाए। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइकिल कैसे चलाई जाती है सभी बच्चे अपने अपने प्रकार से बताएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है, बी हो जाएगा अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, सी हो जाएगा अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है, डी हो जाएगा अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। ठीक है, अधिसंज्ञान क्या है, एक निचले क्रम का ज्ञान है। मतलब जो हमने सीखा होता है वो बहुत मतलब काफ़ी टाइम से हमने जो चीज़ें रिकॉल नहीं करी होती हैं वो क्या होती है हमारे अधिसंज्ञान में चली जाती हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं उस चीज़ को, तो वो क्या हो जाती है, हमें वापस से याद आ जाती है। तो वही क्या होती है, निचले क्रम में चली जाती हैं। तो अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थी की समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालता है। ऑप्शन ए हो जाएगा चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, बी हो जाएगा लक्ष्यों को परिभाषित करने और समस्याओं का प्रस्तुतिकरण, सी हो जाएगा कई संवादित समाधानों की खोज, डी हो जाएगा सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। तो क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामग्री के पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता। ठीक है, पारस्परिक उपयोग पर स्थिरता नहीं डालनी है, जबकि पारस्परिक उपयोग में लाना है, सामग्री को उपयोग में लाना है। और बाधा डालता है, यही तो पूछा। स्थिरता करेंगे हम उसे रोकेंगे तो बच्चे कैसे उपकरणों से सीख पाएंगे। तो क्या करना है, हमें नए नए उपकरण उनको और ला के देने हैं, ना कि उसमें स्थिरता डालनी है। ठीक है, उपकरणों के माध्यम से सिखाना है। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जिज्ञासा, बी हो जाएगा आनंद, सी हो जाएगा निराशा, डी हो जाएगा गौरव। तो क्या हो जाएगा, ये सभी को पता है कि किसी भी कंडीशन में चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक, निराशा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन प्रभावित करेगा, निराशा। ठीक है, नकारात्मक पूछा है तो निराशा नकारात्मक है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया है किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य के विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्य में संलग्न होने के प्रयास में गिरावट का कारण बन सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा कार्य है जो उनकी सफलता में क्या कर सकता है, विफलता उत्पन्न कर सकता है, मतलब उनकी संलग्न में गिरावट का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्थिर या फिर गैर नियंत्रणीय, 2 हो जाएगा अस्थिर नियंत्रणीय, 3 हो जाएगा आंतरिक नियंत्रणीय, 4 हो जाएगा आंतरिक अस्थिर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कारण बन सकता है, स्थिर और गैर नियंत्रणीय। ठीक है, नियंत्रण रखना भी जरूरी है और स्थिरता क्या है, बाधक होती है। ठीक है, सीखने में क्या होगी, बाधक होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आज के पेपर में आपने देखा सारे ही क्वेश्चंस नेगेटिव वाले थे, तो आपको बस क्वेश्चंस पढ़ने आने चाहिए। मतलब उनको अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आप लोग ऑप्शंस को आसानी से काट सकते हैं, और ऑप्शंस को अगर काटना आ गया तो आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होगा और आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।